EFM। इसमें हमारा सेकंड पेपर है भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था, इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। इसमें आज पढ़ रहे हैं हम थर्ड चैप्टर, वाणिज्यिक बैंकों की संपत्तियों एवं दायित्वों का प्रबंधन, एसेट्स एंड लायबिलिटीज मैनेजमेंट ऑफ कमर्शियल बैंक्स। भारत में जितने भी वाणिज्यिक बैंक हैं उनका संचालन बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के द्वारा होता है और इसके साथ साथ बैंकिंग कंपनियां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम द्वारा भी निर्देशित होती हैं। भारत में चूंकि बैंक कंपनी के रूप में कार्य करते हैं, अतः इन बैंकों पर भारतीय कंपनी अधिनियम के एक्ट के जितने भी प्रावधान हैं वो भी उस सीमा तक लागू होते हैं जिस सीमा तक ये बैंकिंग नियमन अधिनियम व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम के विरुद्ध ना हो। यदि हम बैंक की परिभाषा देखें या बैंक का अर्थ और परिभाषा अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। बैंक का तात्पर्य उस संस्था से है जो जनता से जमा के रूप में मुद्रा प्राप्त करती है और ऋण के रूप में या जमाकर्ताओं को मांगने पर मुद्रा देती है। इस प्रकार बैंक में संस्था है जो मुद्रा का लेन देन करती है। यदि हम इसके परिभाषा के कंक्लूजन के रूप में देखेंगे तो हम पाएंगे कि बैंक वे संस्थाएं हैं जो मुद्रा का व्यवसाय करती हैं और भारत में बैंकिंग व्यवसाय करने वाली कंपनियों को बैंकिंग कंपनी कहते हैं। इन कंपनियों को अपने नाम में बैंक, बैंकर अथवा बैंकिंग शब्द अनिवार्य रूप से लगाने होते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जितने भी हमारे बैंक्स हैं वो अपने अकाउंटिंग सिस्टम को कैसे मैनेज करते हैं, या हम कह सकते हैं कि बैंकिंग कंपनियों के लेखे, अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज। हम बैंकिंग कंपनियों को अपने लेन देन को लेखाबद्ध करने के लिए दोहरा लेखा प्रणाली का ही अनुसरण करना होता है और इन लेन देनों का जो लेखा जोखा है वो रखने के लिए बैंकिंग कंपनियों को अकाउंटिंग एंट्रीज और पुस्तकें रखनी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पर हम केवल बैलेंस शीट, संपत्तियों और दायित्वों का ही यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है वाणिज्यिक बैंकों की संपत्तियों एवं दायित्वों का प्रबंधन। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अनुसार प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपनी संपत्तियों और दायित्वों का जो विवरण है वो बैंक के बैलेंस शीट में और जो निर्धारित प्रारूप में देना होता है। बैलेंस शीट ये हर वर्ष की 31 मार्च की स्थिति को बताती है और बैलेंस शीट इसको इस प्रकार तैयार किया जाता है जिससे बैंक की वास्तविक आर्थिक स्थिति का पता लग सके और उसके आधार पर हम पिछले सालों से उसकी तुलना कर सकें। बैलेंस शीट में एक और बैंक की समस्त पूंजी और दायित्वों की मदों को दर्शाया जाता है और दूसरी ओर बैंक की समस्त संपत्तियों एवं लेनदारियों की मदों को भी उनकी तरलता के क्रम के अनुसार दर्शाया जाता है। सबसे पहले सबसे अधिक तरल संपत्ति को और अंत में सबसे कम तरल संपत्ति को दर्शाया जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं वाणिज्यिक बैंक की बैलेंस शीट है, इसमें एक और पूंजी और देनदारियां बताई गई हैं और दूसरी ओर संपत्ति और परिसंपत्तियां बताई गई हैं। पूंजी और देनदारियों का हम डिटेल अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लेंगे हम पूंजी एवं देनदारियां। उसमें लेते हैं हम अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी, प्रार्थित और पूंजी प्रदत्त लेते हैं। सेकंड है इसमें रक्षित कोष एवं अन्य आरक्षण जमाएं और दूसरे खाते। तीसरा स्थायी जमा, बचत जमा एवं चालू खाता। चौथा अन्य बैंकों एवं अभिकर्ता बैंकिंग कंपनियों की उधार। पांचवा देय बिल। छठा संग्रह हेतु विपत्र दूसरी और प्राप्य विपत्र होने से। सातवां अन्य दायित्व या अदर लायबिलिटीज। और आठवां है इसमें सही बेचान और जिम्मेदारियां दूसरी और लेखे अनुसार। नाइन्थ लाभानी खाता और 10वां संभावित दायित्व। इसी प्रकार से संपत्ति और परिसंपत्तियों में हम लेते हैं नगद बैंक, नगद शेष, अभियाचिक एवं अल्पकालीन ऋण, विनियोग, अग्रिम एवं ऋण, भुनाए गए बिल या बट्टा किए गए बिल, प्राप्य विपत्र दूसरी और संग्रह हुए विपही बेचान दूसरी और लेखानुसार, बैंक भवन और अपकर्ष के पश्चात अन्य संपत्ति लेनदारियां।
ये जो हमने अभी बैलेंस शीट का जो अध्ययन किया उसका डिटेल अध्ययन हम आगे करेंगे। तो इसमें सबसे पहला है पूंजी और लेनदारियां, कैपिटल एंड लायबिलिटीज। कैपिटल एंड लायबिलिटीज में फर्स्ट जो है अमाउंट है या फर्स्ट जो हमारा है वो है कैपिटल या पूंजी। यह बैंक की किसी भी बैंक के लिए प्राथमिक पूंजी है जिसके आधार पर बैंक को जॉइंट स्टॉक कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड किया जाता है और अंश पूंजी जनता के द्वारा खरीदी जाती है। पूंजी को भी हम अनेक भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला इसमें अधिकृत पूंजी या ऑथोराइज्ड कैपिटल। ये वो कैपिटल होती है जिसे बैंक निर्गमित करने के लिए अधिकृत होता है और जिसे बैंक का पंजीकरण करते समय स्वीकार किया गया है। दूसरा है इशूड कैपिटल या निर्गमित पूंजी। यह वो पूंजी या अधिकृत पूंजी का वह भाग है जो जनता को बिक्री के लिए अंशों के रूप में आमंत्रित किया जाता है और हमारे भारत में जितनी भी अधिकृत पूंजी होगी उसका 50% भाग निर्गमन करना अनिवार्य होता है। तीसरी पूंजी होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल या प्रार्थित पूंजी। यह निर्गमित पूंजी का वो भाग है जिसे जनता से खरीदने अथवा अंशों के रूप में लेने की प्रार्थना की जाती है। और लास्ट होता है इसमें मांगी गई पूंजी या कॉल्ड अप कैपिटल। बैंक प्रार्थित पूंजी के जितने अंश की जनता से चुकाने की मांग करता है वह मांगी गई पूंजी कहलाती है। दूसरी इसमें जो इसकी कैटेगरी है वह है सुरक्षित कोष एवं अन्य आरक्षण, रिजर्व फंड एंड अदर रिजर्व्स। इस मद में सुरक्षित कोष और अन्य आरक्षण अलग अलग बताए जाते हैं। प्रत्येक बैंक अपने शुद्ध लाभ में से डिविडेंड को डिक्लेयर करने से पहले इन कोषों में राशि डालते हैं और ये सुरक्षित कोष 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है इसमें सामान्य सुरक्षित कोष, जनरल रिजर्व फंड। यह कुल लाभ का वह भाग जो बैंक अपनी साधनों की अभिवृद्धि हेतु या भावी विकास के लिए रखते हैं। दूसरा होता है वैधानिक कोष या स्टैट्यूटरी रिजर्व। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत घोषित बैंक को प्रति वर्ष अपने लाभ का 20% भाग वैधानिक कोष में डालना होता है। तीसरा इसमें आकस्मिक कोष जो कंटिजेंसी रिजर्व, यह वो कोष है जो बैंक द्वारा भविष्य में संकट के समय बनाया जाता है। फोर्थ है इसमें विनियोग आरक्षण कोष या इन्वेस्टमेंट रिजर्व फंड। यह शुद्ध लाभ का वो भाग है जो विनियोगों के मूल्यों में होने वाले उतार चढ़ावों से बैंक को संभावित हानि से बचाने के लिए रखा जाता है। तीसरा इसमें जो मेन आइटम है वो है जमाएं एवं अन्य खाते, डिपॉजिट्स एंड अदर अकाउंट्स। बैंक की देनदारियों में यह सबसे बड़ी मद होती है और बैंकिंग कंपनी अधिनियम के अनुसार इन जमाओं को अलग अलग बताना अनिवार्य है जिससे किसी भी बैंक की आर्थिक स्थिति की सही जानकारी प्राप्त हो सके। ये अलग अलग खाते हो सकते हैं, स्थायी जमा खाता, बचत खाता और चालू खाता। चौथा इसमें आइटम है अन्य बैंकों और बैंकिंग कंपनी अभिकर्ता से ऋण। इस शीर्षक में हम बैंक की उन देनदारियों को बताते हैं जो बैंक ने असाधारण परिस्थितियों में केंद्रीय बैंक से अथवा अन्य किसी बैंक से ऋण के रूप में लिए हैं और ये ऋण प्राय अल्पकालीन होते हैं तथा ग्राहकों को की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए ही लिए जाते हैं। पांचवें हम इसमें दिखाते हैं बिल्स पेबल या देय विपत्र। इस मद में प्राय वे बिल या विपत्र आते हैं जिन्हें बैंक को चुकाना है। इनमें बैंक ड्राफ्ट, टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स आदि की रकम शामिल होती है। छठा इसमें आता है बिल्स फॉर कलेक्शन बीइंग बिल्स रिसीवेबल एज पर कॉन्ट्रैक्ट। संग्रह हेतु विपत्र दूसरी और प्राप्य विपत्र होने पर। इस मद में उन बिलों की राशि दिखाई जाती है जो बैंक ग्राहकों के प्रतिनिधि के रूप में ग्राहकों के देनदारों से संग्रह करने का दायित्व अपने ऊपर लेते हैं। सेवंथ स्वीकृतियां, बेचान एवं अन्य जिम्मेदारियां।
इस मद में उस राशि को दिखाया जाता है जिन्हें बैंक अपने ग्राहकों के बिलों की स्वीकृति के रूप में देता है या अपने नाम बेचान करता है। ये बैंक की देनदारी है क्योंकि इनके भुगतान का दायित्व बैंक पर है, परंतु इनकी राशि बैंक ग्राहकों से वसूल करने का अधिकारी है। 8वां जो इसमें आइटम है वो है अन्य दायित्व या अदर लायबिलिटीज। इस मद में वे सब देनदारियां दर्शाई जाती हैं जिनके भुगतान का दायित्व बैंक पर है। इसमें हम शामिल करते हैं बिना चुकाया हुआ लाभांश, आयकर का आयोजन, कर्मचारी का बोनस, अनार्जित आय, मांग का अग्रिम भुगतान तथा विविध देनदार खाते। 9th इसमें लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। इस मद में हम जो लास्ट ईयर के लाभों का जो बैलेंस है और इस वर्ष के शुद्ध लाभ को जोड़ने के बाद अंशधारियों को चुकाया गया लाभांश को घटाया जाता है। यह लाभ अंशधारियों को देनदारी है, अतः देनदारियों में ही इसको हम बताते हैं। और लास्ट इसमें संभावित दायित्व। यह राशि देनदारियों के योग में नहीं जोड़ी जाती है, पर यह बैलेंस शीट में इसलिए दर्शाई जाती है क्योंकि यह देनदारी निश्चित घटना के घटित होने पर हो सकती है, अतः अनुमानित है और वो निश्चित नहीं है। इस तरह से हम इसके पूंजी और देनदारियों के अंतर्गत इन सभी मदों को शामिल करते हैं। दूसरी तरफ है इसमें संपत्ति एवं परिसंपत्तियां, प्रॉपर्टी एंड एसेट्स। परिसंपत्ति एवं संपत्तियों जिसमें हम शामिल करेंगे फर्स्ट नकद शेष। इस मद में हम बैंक के द्वारा अपनी संपत्ति को सर्वाधिक तरल रूप में रखे गए नकद धन और रिजर्व बैंक के पास जमा धन को सम्मिलित किया जाता है। ये नकद रोकड़ बैंक की प्रथम सुरक्षा पंक्ति है। दूसरा इसमें अन्य बैंकों के पास चालू खाते में शेष। बैंक के द्वारा अन्य बैंकों में खाते रहने पर जो जमा शेष रहता है उनके योग को इस मद के अंतर्गत दर्शाया जाता है। तीसरा इसमें अभियाचित एवं अल्पकालीन सूचना पर प्राप्य रकम। बैंक अपने धन को विनियोग करते समय धन की तरलता पर भी अधिक ध्यान देता है, पर साथ ही साथ वो अधिक लाभ कमाने का भी प्रयत्न करता है। इस मद में वे सब अल्पकालीन ऋण दिखाए जाते हैं जो मांग पर तुरंत देय होते हैं और बैंक की सुरक्षा की दृष्टि से ये सुरक्षा की दूसरी पंक्ति सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस माने जाते हैं। नेक्स्ट इसमें विनियोग या इन्वेस्टमेंट। इस मद में बैंक द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए जो लाभप्रद इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको दर्शाया जाता है। इसमें हम शामिल करते हैं सरकारी गैर सरकारी प्रतिभूतियां और उनमें लगाई गई जो रकम है उनको यहाँ पर हम पृथक पृथक दिखाते हैं। ये बैंक की तृतीय सुरक्षा पंक्ति है। नेक्स्ट इसमें अग्रिम एवं ऋण, एडवांस एंड लोन्स। इस मद में बैंक द्वारा किए गए जितने भी ऋण हैं उनको सम्मिलित किया जाता है और इन ऋणों में सुरक्षित और असुरक्षित ऋणों को अलग अलग बताया जाता है। नेक्स्ट में पट्टा किए गए बिल। इस मद में बैंक की वे समस्त लेनदारियां हैं जो बैंकों ने ग्राहकों के बिलों की कटौती व भुनाने पर चुकाए हैं। इनकी राशि बिल की देय तिथि पर वसूल की जाती है। नेक्स्ट 7 प्राप्य विपत्र। दूसरी और संग्रह हेतु विपत्र होने से ये बिल ग्राहकों की ओर से बैंक को संग्रह के लिए दिए जाते हैं। बैंक ग्राहकों के प्रतिनिधि के रूप में बैंक की वसूल होने पर ग्राहकों को देय भी होती है क्योंकि अंततः भुगतान ग्राहकों के प्रतिनिधि के रूप में प्राप्त किया जा रहा है। यह मद इसलिए बैंक के स्थिति विवरण में दोनों ओर ही दर्शाई जाती है क्योंकि एक लेनदारी है तो दूसरी देनदारी। नेक्स्ट सही, बेचान व अन्य रूप में बैंक द्वारा ली गई जिम्मेदारियों के बदले खातेदारों को दे दायित्व। यह बैंक द्वारा ग्राहकों की ओर से स्वीकार किए गए बिलों या बेचानों संबंधित दायित्वों का दोहरा रूप है। जहां एक और बैंक को इनका भुगतान देना होता है वहां दूसरी और बैंक ग्राहक से ये रकम वापस वसूल करने का अधिकारी है। अतः जहां ये देनदारी है
वहां ग्राहकों से लेनदारी भी है। यह बैंक के स्थिति विवरण में दोनों और इसलिए ही दिखाई जाती है कि इससे ये दोनों परस्पर संतुलित हो जाती हैं। 9th में बैंक भवन अपकर्षण के बाद, बिल्डिंग्स आफ्टर डेप्रिसिएशन। इसमें बैंक के भवन का डेप्रिसिएशन के बाद दिखाया गया मूल्य है। यह बैंक की अचल संपत्ति है। और लास्ट जो मद है वो है जमीन, फर्नीचर व कार्यालय की अन्य संपत्ति। यह मद बैंक में सबसे अंत में दिखाई जाती है। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर में देखा कि वाणिज्यिक बैंकों की संपत्तियों व दायित्वों का प्रबंध किस प्रकार से किया जाता है।